लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के MCQs। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस साल सिलेबस भी रिड्यूस किया गया है और जो 10th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें बहुत बड़ी अमाउंट में MCQs भी आने वाले हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, तो उसमें बहुत सारा पोर्शन होगा MCQs का। तो आज मैं आप लोगों के लिए MCQs लेकर आई हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ चैप्टर 1 ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। तो ये किसने कहा है? ये एक स्टेटमेंट है। हु सेड दिस? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, MK गांधी या स्वामीनाथन? तो इसका करेक्ट आंसर है MK गांधी। महात्मा गांधी ने ये कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, कि हमारे पास सबकी नीड के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के भी लालच के लिए कुछ नहीं है। तो ये कहा था MK गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड अगेन आर, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो रिन्यू हो सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। इन विच ईयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड, यानी कि अर्थ समिट जो हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में और ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इज प्लेन इन इंडिया? तो इंडिया में कितने परसेंटेज लैंड का प्लेन है? तो कितना है? इसका सही आंसर है 43%। 43% जो एरिया है लैंड का वो प्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉइल इज नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल? ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से कौन सी सॉइल को जाना जाता है? तो जैसा कि नाम में ही आ रहा है ब्लैक सॉइल, यानी कि जो ब्लैक सॉइल है उसको कॉटन सॉइल भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि काली मिट्टी में जो कॉटन है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है, तो काली मिट्टी को इसलिए कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कपास के लिए या कॉटन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय, सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो भाई कटिंग ऑफ ट्रीज से नहीं कर सकते, ओवर ग्रेजिंग से नहीं कर सकते, एक्सेसिव माइनिंग से नहीं कर सकते, बल्कि इससे तो डिग्रेडेशन होगा। तो ये किससे होगा? ये होगा प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से। अगर हमें सॉइल को कंजर्व करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर इरिगेशन कैन बी सीन इन द स्टेट्स ऑफ। हमने लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में कि किस किस स्टेट में किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ओवर इरिगेशन की वजह से कौन से स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन होता है ये आपको बताना है। तो ओवर इरिगेशन की वजह से ये कहाँ पर होता है? पंजाब एंड हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के बहुत अच्छे साधन उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा सिंचाई की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स? बायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो बायोटिक रिसोर्स क्या है भाई? रॉक, माउंटेन और मिनरल। ये क्या है? ये तीनों हैं अबायोटिक। अब चौथा क्या बचा? फ्लोरा। तो फ्लोरा है हमारा बायोटिक रिसोर्स, यानी कि जो सजीव होता है, जबकि बाकी तीनों क्या हैं? अबायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि जो नेचर द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं और हमारी ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अगर आपने रिसोर्स की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर है रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स क्या है? रिसोर्स नेचर के ऐसे गिफ्ट्स हैं जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो अभी हमने किसका पढ़ा था? रिन्यूएबल रिसोर्स का। अब हमें बताना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, पेट्रोलियम या हाइडल एनर्जी? तो बताइए सोच के, कौन सा है नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल है
पेट्रोलियम, क्योंकि बाकी सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी और हाइडल एनर्जी तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि जो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जो जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की श्रेणी में आता है, क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो फिर इसको दोबारा रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्स को कितने भागों में मतलब डिवाइड किया जा सकता है? तो इनको किया जा सकता है 4 टाइप में। 4 टाइप में कैसे? क्योंकि एक तो होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरी होती है कम्युनिटी बेस्ड, तीसरी हमारी होती है नेशनल और चौथे होते हैं हमारे इंटरनेशनल। तो इस तरह से ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्स को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 टाइप्स। द नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी इकोनॉमिक जोन्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने इकोनॉमिक जोन हैं? तो इंडिया में 5 इकोनॉमिक जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल इज अ। सॉइल कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल है, पोटेंशियल है, नॉन रिसोर्स है या नन ऑफ देम है? तो सॉइल कैसा रिसोर्स है? सॉइल है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पर की जाती है? भाई टेरेस कल्टीवेशन होती है हिली एरियाज़ में। तो आप देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, इनमें से कहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन की जा सकती है? तो ये होगी उत्तरांचल में, क्योंकि ये हिली एरिया है। और टेरेस कल्टीवेशन होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर जो बारिश का पानी है वो नीचे बह जाता है पहाड़ी एरिया से, तो वहाँ पे छोटी छोटी टेरेस बना के, मीन्स बीच में मैड लगा के या लाइंस बना के, टेरेस बना के फसल उपजाई जाती है। तो उसी को हम टेरेस कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। तो ये की जाती है उत्तरांचल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मेन कॉज ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। यानी कि जो हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा रीज़न ऐसा है जो लैंड और वाटर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है? तो अगर आप इनके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिफॉरेस्टेशन और नन ऑफ देम। तो इसमें से सही आंसर होगा इंडस्ट्रियल एफिशिएंट्स। कॉयल, आयरन और पेट्रोलियम, डीजल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। अब आप ये सारे देखकर बताइए कि ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो ये हैं कॉयल, आयरन और पेट्रोलियम और डीजल, ये हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल रेस्पेक्टिवली। यानी कि कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है ओल्ड और न्यू एलुवियल को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो क्या किया जाता है इसमें? ये किया जाता है बांगर, यानी कि जो ओल्ड होती है उसको कहा जाता है बांगर और जो न्यू होती है उसको कहा जाता है खादर। ये 2 टाइप्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ये क्वेश्चन तो अभी हमने दूसरे तरीके से देखा था, फिर से आ गया। तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? तो वो होती है हमारी ब्लैक सॉइल, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। यानी कि जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश का कितने परसेंटेज जो फॉरेस्ट एरिया है उस पर, मतलब जो हमारी ज़मीन का ज़मीन है उस पर कितने परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये होना चाहिए 33%। कितना होना चाहिए? 33%। द नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवापोरेशन। यानी कि सॉइल का कौन सी ऐसी सॉइल है जो हाई टेम्परेचर और इवापोरेशन की वजह से डेवलप होती है? तो इसका सही आंसर होगा एरिड सॉइल। जो एरिड सॉइल है वो हाई टेम्परेचर और इवापोरेशन की वजह से ही डेवलप होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कैन बी एक्वायर्ड बाई अ नेशन। नेशन के द्वारा कौन से रिसोर्स को एक्वायर्ड किया जा सकता है? तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जब उस पर पूरे नेशन का अधिकार होगा तो वो होगा नेशनल रिसोर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शीट इरोजन।
शीट इरोजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो शीट इरोजन के बारे में जानते हैं। शीट इरोजन होता है जब पानी के बहुत ज़्यादा तेज बहाव से मिट्टी की ऊपरी सतह जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब बिल्कुल एक चादर की जैसे, शीट मीन्स चादर, चादर के जैसे बड़े एरिया से गायब हो जाती है, पानी के साथ बह जाती है, तो उसे शीट इरोजन बोला जाता है। और ये किसकी वजह से होती है? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वाटर, क्योंकि ये सब होता है पानी की वजह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड? यानी कि जो विंड के फोर्स को ब्रेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो ये कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट बनाकर जहाँ पर बहुत तेज़ हवा बहती है, पवन की गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उन एरियाज़ में हम शेल्टर बेल्ट बनाकर हवा से होने वाले दुष्परिणामों को रोक सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है, कारण क्या है? तो मध्य प्रदेश में किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है? ये होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन भी बढ़ गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यानी कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, या हम कह सकते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हमें इसकी डेफिनेशन याद है तो हम बता सकते हैं आसानी से, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यानी कि डेवलपमेंट को इस तरह से किया जाए कि उससे एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज ना हो, यही क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो बच्चों कैसे लगे आपको मेरा ये क्वेश्चंस का कलेक्शन? पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। ऐसे ही करके जितना भी आपका सिलेबस है 10th का, SST का, उसके हर चैप्टर के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।